हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आई होप कि आपकी दिवाली जो है बहुत अच्छे तरीके से बीती होगी और आपने दिवाली पर्व को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। दोस्तों त्यौहार मनाने के साथ ही साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि जो हमारी तैयारी है, जो हमारी पढ़ाई है, वो भी उसी तरीके से चलती रहे, जिससे कि हम एक बेहतर जगह प्लेस हो सकें, एक अच्छा करियर हम बना सकें। तो ही हम आगे चल करके इन त्योहारों को सेलिब्रेट कर पाएंगे अपने फैमिली के साथ अच्छे तरीके से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको सही समय पे जो रिक्रूटमेंट है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में पता चले और उसकी तैयारी आप कैसे करें, इसकी एक गाइडलाइन आपको मिल सके, एक गाइडेंस मिल सके। तो देखिए आज के वीडियो में मैं मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड में जो हमारे भाई इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो मेडिकल रिलेटेड फॉर्म भरते रहते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई हुई है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको फुली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है SG PGI में, ठीक है। नॉर्मली हम PGI बोलते हैं, यूपी की बात कर रहा हूँ। तो यूपी के में हम लोग कहते हैं ना कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको PGI रेफ़र कर दिया गया, तो SG PGI पूरा नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग PGI के नाम से जानते हैं। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जी हाँ, तो ये जो SG PGI की बात हो रहा है, तो ये एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि कॉलेज है तो ज़्यादातर आपके दिमाग में आता है टीचिंग। तो ये जो पोस्ट निकली है वो नॉन टीचिंग की पोस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट 1/28/127 रिक्रूटमेंट 2023-24 कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम CRT एग्ज़ाम 2023-24, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर सिलेक्शन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि जो आपका सिलेक्शन होना है, तो आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे, ठीक है। ऑन वेरियस पोस्ट ऑफ, इसमें ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D, ये पोस्ट इसमें शामिल है। ग्रुप B, C और D के पोस्ट शामिल है। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होना है, ठीक है ना। अब टोटल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल 7 to 8 टाइप के पोस्ट यहाँ पे हैं, 7 टाइप के पोस्ट हैं। तो आइए देखते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है और टोटल कितने पोस्ट के लिए लिखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में, जो हमारा यूट्यूब का थंबनेल आप देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया कि टोटल 155 पोस्ट के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें कई तरह की पोस्ट हैं, 7 टाइप्स की पोस्ट हैं इसमें। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी पोस्ट हैं, ठीक है ना। सबसे पहले डेट्स आपको दो याद रखनी है, मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी है, आप देखिए 6 नवंबर 2023 और 25 नवंबर 2023 जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। 6 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरेंगे, तो ये आपको जो वेबसाइट है, वेबसाइट नोट कर लेनी है। वेबसाइट क्या है, www.sgpgims.org.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहीं से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से उसको कैरी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बाकी फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ध्यान दे दीजिए। देखिए स्पेशल नोट में यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे इसमें बात की जा रही है, इसमें एक पोस्ट है जिसका नाम है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ठीक है ना। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए क्या स्पेशल नोट है कि कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 134G रिक्रूटमेंट 21-22, ठीक है, विल बी अलाउड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सच कैंडिडेट नीड नॉट अप्लाई अगेन। तो जिन्होंने ये पुरानी जो रिक्रूटमेंट आई थी 2021-22 में, अगर इसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसमें कंसीडर किए जाएंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा अप्लाई करें।
हाउएवर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन फॉलोइंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड। अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ज़रूर फुलफ़िल होना चाहिए, तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ द कैंडिडेट शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द प्राइमरी एक्ट फार्मेसी एक्ट 1948। तो फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन भी होना ज़रूरी है, ठीक है ना। दूसरा जो नोट है वो है जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर यानी जेई पोस्ट के लिए क्या है कि द एडवर्टीजमेंट I-34 JKLM, मतलब यही 2021-22 में जो एडवर्टीजमेंट आया था उसमें जेई की भी पोस्ट थे, ठीक है ना। उसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशनिंग, विंग, मैकेनिकल। तो इनके लिए क्या है कि हियर बाई कैंसिल्ड ड्यू टू पॉलिसी चेंज बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, यानी जो उनका पॉलिसी था पहले उसमें चेंज हो गया है, जिसकी वजह से इन वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया है। जो 2021-22 में निकला था ना, तो जो 2021-22 में निकला था तो उसे क्या कर दिया गया है, उसमें से जेई की जो पोस्ट है उसको कैंसिल कर दिया गया है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट को तो कैंसिल नहीं किया गया है, तो आपको दोबारा अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है उस पार्टिकुलर पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आपने जेई के लिए अप्लाई किया था तो वो चूँकि वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को फ्रेश फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट नीड टू अप्लाई अ फ्रेश, ठीक है। तो उनको फिर से जो है अप्लाई करना पड़ेगा, उनके लिए ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है वो किसके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। द एडवर्टीजमेंट नंबर I-34 EN एंड R फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डाइटिशियन। अब देखिए उस समय जो 2021-22 की एक वैकेंसी थी उसमें एक असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट थी, इसके अलावा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट थी ग्रुप सी की, एंड ड्राइवर की पोस्ट थी। तो ये क्या है, ये भी कैंसिल हो गए हैं, इनको भी कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू पॉलिसी चेंज, क्योंकि इसमें पूरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की पॉलिसी थी इनके सिलेक्शन की वो चेंज हो गई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी चेंज हो गया है। इस वजह से आप देखेंगे कि ये जो वैकेंसी आई हुई है 2023-24 की, तो यहाँ पे आपको ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे असिस्टेंट डाइटिशियन की, यहाँ पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी की, ड्राइवर की, इनकी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये स्पेशल नोट था जो कि आपको ध्यान में रख करके ही आगे फॉर्म फिलअप करना है। इसके अलावा अगर हम आगे जाते हैं तो पॉइंट नंबर 6 में देखिए एक बात लिखी गई है कि द डिसाइसिव डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर दिस एडवर्टीजमेंट इज 1 जुलाई 2023। तो ये अगर आप एडवर्टीजमेंट इस समय देख रहे हैं वीडियो या पढ़ रहे हैं या इसमें अप्लाई करेंगे आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो जो कट ऑफ डेट होगी एज कैलकुलेट करने की या जो कट ऑफ डेट होगी क्वालिफिकेशन के लिए, वो सारी डेट जो होंगी, चाहे एक्सपीरियंस की बात करें, वो 1 जुलाई 2023 होगी, ठीक है ना। 1 जुलाई 2023 तक में आपको वो सारी चीज़ें फुलफिल कर लेनी है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 7 भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल पोस्ट। जो 7 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, तो उसमें जो मीडियम होगा, ठीक है दोस्तों, जो मीडियम होगा एग्जाम का वो केवल इंग्लिश में होगा। किस में होगा? इंग्लिश में होगा। लेकिन एक्सेप्ट फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट फॉर विच इट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो सारी पोस्ट के लिए तो इंग्लिश है, लेकिन एक पोस्ट है जिसको आप हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है, तो जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है दोस्तों, तो उसके लिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो अदर पोस्ट है उसमें केवल आपको इंग्लिश का ही ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए कई पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो हर एक पोस्ट के लिए अगर कई बार क्या होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा एलिजिबिलिटी है, तो अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है, तो उस केस में आपको एक से ज़्यादा बार अप्लाई पार्टिकुलर पोस्ट के लिए करना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच वैकेंट पोस्ट अप्लाइड फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर पोस्ट के लिए आपको अलग से फीस देनी होगी, यानी हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेटली फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही फॉर्म भरा है और उसमें सारे पोस्टों को आपने भर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। एक पोस्ट के लिए एक, अगर एक से ज़्यादा पोस्ट भरना है तो फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और वो फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे ज़्यादा दोस्तों जो आप कंफ्यूज होते हैं कि कैसे फॉर्म भरेंगे, तो ये प्रोसेस देखिए 5 स्टेज है। पहले में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में आपको जो डिटेल दी है वो भरना है, फिर तीसरे स्टेज में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, चौथे में पेमेंट करनी है, चौथे में प्रिंट आउट ले लेना एप्लीकेशन का। तो ये 5 सिंपल स्टेप है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है, प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, हम उसको लाइव दिखा देंगे कैसे, या वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म फिल करना है। बट इस लेवल पर मुझे नहीं लगता कि आप लोग फॉर्म भरते रहते हैं तो इतनी आपको दिक्कत आनी चाहिए। अब बाकी देख लीजिए, जो डिटेल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन है, वैकेंसीज किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। जैसे आप देखिए ये है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की अगर हम टोटल देखें तो टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेवल 8 की जॉब है। उसके बाद आता है जूनियर इंजीनियर जो कि लेवल 6 की जॉब है, और इसमें अगर हम टोटल देखते हैं तो टोटल 8 वैकेंसी हमको देखने को मिलती है। जैसे एसी में अगर बात करें तो एक जनरल की वैकेंसी है, टेलीकॉम में एक एससी की है, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो एक ओबीसी की है, एक जनरल की है, टोटल 2 है। तो ये ब्रेकडाउन भी आप देख लीजिएगा कि पता चला कि आप भर रहे हैं वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। मैकेनिकल की 1 है जनरल में, और सिविल की 3 है। तो दूसरी तरफ देखें तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2, अगर इसमें देखें तो टोटल 43 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थिंक इसी में होगी, नहीं इसमें है हॉस्पिटल अटेंडेंट में। उसके बाद देखिए CSSD असिस्टेंट, इसमें आपको टोटल 20 वैकेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, इसमें आपको 77 वैकेंसी देखने को मिलती है। तो जो 2 सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाली पोस्ट हैं वो एक है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और हॉस्पिटल अटेंडेंट, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है। ट्यूटर की 1 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी तरीके से ट्यूटर साइकोथेरेपी 1 वैकेंसी देखने को मिलती है। और लास्ट में अगर बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन, तो टेक्निकल ऑफिसर की भी आपको टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये था वैकेंसी का ब्रेकडाउन। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है, अभी जो पीछे हम लोगों ने स्पेशल नोट में बात की, तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको आप एक बार पढ़ना चाहें तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। अब आइए जनरल कंडीशन के बारे में जाते हैं। इसकी फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी, पेमेंट कितना होगा। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फॉर्म फीस 1180 रुपये GST, यानी टोटल आपको 1180 रुपये पे करने होंगे फॉर्म भरने के लिए। OBC EWS हैं तो सेम आपको 1180 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अगर आप SC और ST हैं तो फिर आपको थोड़ी सी छूट मिलती है और आपको केवल 708 रुपये देने होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये तो फॉर्म फीस की बात हो गई, और चीज़ें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड, अच्छा देखिए अभी बात हो रही है, कोई वैकेंसी आती है तो उसमें चीज़ लिखा रहता है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, हो सकता है ये वैकेंसियाँ बढ़, ज़्यादातर देखिए बहुत, अगर एक जनरल केस लेना तो जनरल केस में वैकेंसियाँ बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं। ठीक है ना, बहुत ही रेयर केस होता है जब वैकेंसियाँ डिक्रीज होती हैं। ठीक है ना, तो अगर वैकेंसी बढ़ेगी या घटेगी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा देखिए 90% चांस है कि वैकेंसी बढ़े और 10% चांस होता है कि वैकेंसी घटे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है, पॉजिटिव से सोचना है। तो हम अभी तो जो हमारे पास है 155 यही लेके चलते हैं कि यही पोस्ट हमारे पास हैं। बाकी होप करेंगे गॉड से कि ये वैकेंसी बढ़ जाएं तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा देखिए क्या है कि हाँ, एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का रूल होता है SC ST OBC के लिए, वो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। SC ST OBC के लिए आई थिंक 5 साल यहाँ पे है। ठीक है, और बाकी जो है वो एज रिलैक्सेशन के लिए आप देख लीजिएगा अगर आपको चाहिए एज रिलैक्सेशन। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट क्या होगी तो देखिए 1 जुलाई मैंने कहा 1 जुलाई 2023 से आपको काउंट करना है। तो आपको ये देखना है कि जो मिनिमम एज हो 18 साल हो और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल। तो 18 से 40 जो एज लिमिट है वो है 18 to 40। 40 के ऊपर कोई लोग हैं, अगर 40 के ऊपर कोई जनरल है तो उसके लिए तो चांस नहीं है, लेकिन अगर 40 के ऊपर OBC हैं और या SC हैं ST हैं तो उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे
दरवाजे खुले हुए होते हैं, उनको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और हम ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, तो असिस्टेंट ASO शॉर्टकट में बोलें तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपके पास जो इसेंशियल कैटेगरी है, इसेंशियल को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसेंशियल आपके पास होनी ही चाहिए। उसमें क्या क्या है, पहली चीज़ तो उसमें है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिंपली आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कुछ भी हो, BA BCom BSc कुछ भी हो, बीटेक हो, बस आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो। इसके अलावा आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपकी होने चाहिए। क्या होना चाहिए, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है ना। हिली एरियाज में कुछ छूट मिलती है। उसके अलावा शुड पॉसेसेस साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट डिफॉर्मिटी डिसीज, कोई किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। विजन इन बोथ आइज 6/12 दोनों आंखों में होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। देयर शुड बी नो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट विल हैव टू बी प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, तो अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है, एक्सपीरियंस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर इन डीपिंग सिक्योरिटी। अच्छा 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ आपके पास 5 ईयर का एटलीस्ट, मतलब कम से कम, ज़्यादा हो इससे तो चलेगा लेकिन कम से कम 5 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और ये वर्क एक्सपीरियंस प्रीफर करेंगे अगर हॉस्पिटल में, कहीं मेडिकल कॉलेज में आपने ये वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या है कि जो आर्म्ड फोर्स से पर्सनल जो रिटायर होते हैं उनको भी इसमें जो है छूट मिलती है, मतलब इसमें प्रेफरेंस मिलती है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा देखते हैं जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है, तो इसमें देखिए AC है, टेलीकॉम है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। तो इसके लिए यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। एसेंशियल में 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, वो आपके पास होना चाहिए, किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। ठीक है ना। और AC में डिजायरेबल क्या है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन वर्क का, ईयर नहीं, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से टेलीकॉम में एसेंशियल क्या है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है ना। फर्स्ट क्लास मतलब 60% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए आपके पास, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है कि 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो। मैकेनिकल में डिप्लोमा तो JEE की वैकेंसी है तो डिप्लोमा इसमें मांगेगा है। ठीक है ना। ठीक है। और डिजायरेबल देखिए, इसमें एक्सपीरियंस अगर AC में और सिविल में दिया है तो डिजायरेबल दिया है, एसेंशियल में एक्सपीरियंस नहीं दिया है। तो अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है कंप्लीट है तो फिर आप भर सकते हैं, उसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। वो एसेंशियल में नहीं है ना, डिजायरेबल में है, तो डिजायरेबल में मैंडेटरी नहीं होता। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इसमें देखिए क्या होना चाहिए आपके पास, एसेंशियल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि जो फार्मेसी एक्ट है 1948 उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। डिजायरेबल में क्या है कि डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम, ये अगर आपके पास डिग्री है फार्मेसी में, डिप्लोमा नहीं, डिप्लोमा तो भाई एसेंशियल हो गया, लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास डिग्री है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा वेटेज हो जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट नंबर 4 की, CSSD असिस्टेंट की बात करें, तो इसमें आपके पास होना चाहिए सिंपली 10+2 साइंस, और आपके पास CSSD डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा बात करें हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 का, तो इसमें 10th स्टैंडर्ड पास, ठीक है, 10th हाई स्कूल, सिंपली हाई स्कूल आप होने चाहिए। और इसके अलावा डिजायरेबल में बात करें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी सिविल या मिलिट्री हॉस्पिटल में आपने वर्क किया है तो ये भी काउंट होगा, बट इसेंशियल केवल हाई स्कूल अगर पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ट्यूटर में क्या है, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। एक ही वैकेंसी है इसकी। टेक्निकल ऑफिसर की बात करें, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, BSc डिग्री इन मेडिकल परफ्यूजन। मेडिकल परफ्यूजन में अगर आपके पास BSc डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BSc डिग्री हो आपके पास परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें दिया है एंड कार्डियोवैस्कुलर सर्जन ऑफ इंडिया आफ्टर मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग इन अ कैरियर सेंटर विद CVTS सर्विस एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन, अच्छा 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा।
एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी जो ज़रूरी थी। इसके अलावा कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ग्रुप बी नॉन गजेटेड एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, पहले भी डिस्कस की जा चुकी हैं, देख लीजिएगा। अगर आप ग्रुप बी या सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 1000 है। रिजर्व्ड कैटेगरी ये 1000 मतलब जनरल की होगी, ठीक है ना। और 600 रुपये मतलब एस सी हैं, पीएच कैंडिडेट हैं। पीएच की तो होगी नहीं वैकेंसी इसमें शायद, एक सेकेंड वेट। इसके अलावा ग्रुप डी पोस्ट के लिए बात करें तो ग्रुप डी के लिए 500 रुपये फ़ीस है। जनरल के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अच्छा देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन तीनों की फ़ीस एक ही रहती है, ठीक है। मेरिट भी लगभग एक चली जाती है। और एस सी हैं तो 300 रुपये है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए बात करें एज लिमिट, तो एज लिमिट वही है 18 से 40, 18 to 40, 18 से 40, ठीक है। बाकी अपर एज लिमिट में जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। स्क्रीनिंग किस प्रकार से होगी ये देख लीजिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एज, educational qualification, experience, etc. as mentioned in the advertisement and safely themselves before applying that they are eligible for the respective post. In anticipation of huge number of applicants, scrutiny of the eligibility criteria, example age, qualification, experience, etc. will not be undertaken at the time of the common requirement test. देखिए इसमें ये कह रहा है कि भाई आप जब फॉर्म भरते हैं तो अगर फॉर्म कम होता है तो चलिए फॉर्म जो आपने भरा उसके बाद स्क्रूटनी हो जाए, लेकिन अगर फॉर्म ज़्यादा है, ह्यूज नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं, तो जो कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट होता है, सीआरटी होता है, तो उस दौरान इसको स्क्रूटनी कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो जैसे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद जो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें फिर जब डीवी होती है तो उस दौरान वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, अप्लीकेशंस विदाउट अप्लीकेशन फ़ी विल बी रिजेक्टेड। जाहिर सी बात है, अगर आपने अप्लीकेशन फ़ी दिया ही नहीं है तो फॉर्म तो अनफिल्ड माना जाएगा, तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन फी शैल बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली एंड द कैंडिडेट विल अलाउड। तो ठीक है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन भरेंगे अपने क्रेडिट पे भरेंगे, उसको प्रोविजनली लिया जाएगा और सीआरटी यानी जो कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा उसमें आप बैठेंगे। उसके बाद जब आप उसमें जैसा परफॉर्म करते हैं उसके आधार पर मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद फिर आपका डीवी वगैरह प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेरिट लिस्ट ऑफ द कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल विदाउट एनी फर्दर नोटिस। कैंसिल भी कर सकते हैं, ये सारा चीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, वो हर नोटिफिकेशन में आपको कहानी दिखेगी हम कैंसिल कर सकते हैं। भाई जब कैंसिल ही करना है तो निकालते क्यों हो, हालांकि कैंसिल होगी नहीं, बाकी हो भी सकती है, कुछ भी कह सकते हैं। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट। जो आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, वो जो सीआरटी होगा आपका कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट, इसी के बेस पे होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद अपने सीआरटी की तैयारी में आपको लग जाना है, ठीक है ना। अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कैसे होगा ये सीआरटी। फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा। ये जो कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा ये 2 घंटे का होगा, टाइम मिलेगा 2 घंटे का और 100 मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। यानी आपके पास है 2 घंटे का समय और आपके पास है 100 मार्क्स। अब इसमें जितना मार्क्स आप गेन कर सकें ये आपको देखना है कैसे गेन करेंगे। 60 मार्क्स का होगा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, जो आप जिस रिलेटेड पोस्ट जैसे आप भर रहे हैं, फार्मासिस्ट का भर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर का भर रहे हैं, तो जो आप फॉर्म डालेंगे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो 60 मार्क्स तो आपको उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 60 मार्क्स के, ठीक है ना। 60 तो वहाँ हो गया, एक सेकंड रुक जाइए इसको इरेज करके, हाँ, तो 60 मार्क्स तो वो हो गया, ठीक है, 60 अलग कर लीजिए। उसके अलावा आप 60 जब चला गया तो 40 मार्क्स बचा। अब इस 40 में क्या है, देखो 10 मार्क्स तो इसमें है जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स का क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले 10 का क्या है, फिर 10 का है जीके, 10 का जीके जीएस है, ठीक है, जीके जीएस 10 नंबर का हो गया। फिर अगले 10 नंबर का क्या है, तो रीजनिंग है, अगले 10 नंबर का रीजनिंग है और अगले 10 नंबर का मैथ है, ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। तो 10 नंबर आपको इंग्लिश के मिलेंगे, 10 नंबर आपको जीके जीएस में मिलेंगे, 10 रीजनिंग में मिलेंगे, 10 आपको मिलेंगे मैथ में, 40 नंबर का ये हो गया। यानी 60-40 का रेशियो है, रेशियो किसका है, 60-40 का। 60% जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, पोस्ट रिलेटेड और 40% जनरल, जो सबके लिए सेम है, ठीक है ना।
अच्छा, निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है निगेटिव मार्किंग, आप देख लीजिए। अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा आपको तुक्का नहीं मारना है, तैयारी अच्छे से करनी है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग का आपको मार्क्स 50% जनरल EWS OBC के लिए है, 45% SC ST के लिए है। मतलब हालांकि इससे ज़्यादा ही आपको लाना है, क्योंकि सिलेक्शन तो मैक्सिमम पे होगा ना, लेकिन मिनिमम आपको इतना इसमें गेन करना ही। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैसे तैयार होगी? तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी जो आपने मार्क्स पाए हैं कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट में, ठीक है ना। तो जो CRT के बेस पे मार्क्स आपने पाए हैं उसके बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। और देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है ओनली फॉर ऑल कैटेगरीज जनरल OBC SC ST EWS सेपरेटली एंड रैंक विल बी, अलग अलग कैटेगरी की आएगी, रैंक आएगी, जो जो क्वालिफाइड हैं वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। इसके बाद वाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी ऑल एप्लीकेंट्स विल बी टेकन फॉर इनटू कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि भाई जब जनरल की मेरिट लिस्ट बनेगी तो इसमें सारे आएंगे, सारे का मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वो भी आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो सही है यार। द सेम मेथड विल अप्लाई इन ऑल रिजर्व कैटेगरीज। रिजोल्यूशन ऑफ टाई, टाई कैसे हो गया? टाई 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 टाई। और अगर इसके बारे में तो आई थिंक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नॉन टीचिंग की ये पोस्ट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये नॉन टीचिंग की पोस्ट है। तो आपको फॉर्म भरना है, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D लेवल की पोस्ट है। अच्छी सैलरी भी कई पोस्टों में आपको मिलती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आप जो इसेंशियल एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो आपके पास है, अगर है तो आप उस फॉर्म को ज़रूर भरिए। और दूसरी बात, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हमसे पूछिए अगर कोई कन्फ्यूजन है, हम उसका आंसर देंगे। और साथ ही साथ जाते जाते कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, कंटेंट वो आपको समय पर मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।